नमस्कार दोस्तों। आइए जीवन के एक और पहलू का करते हैं ज्योतिष विवेचन। जीवन का एक ऐसा पहलू जिसमें हम अवसाद की बात करने वाले हैं, जिसमें हम षड्यंत्र की बात करने वाले हैं, जिसमें हम क्रोध की बात करने वाले हैं और जिसमें हम किसी ऐसी भावना की बात करने वाले हैं जो आपको या तो पाप के गर्त में ढकेलती है या आपको आत्मविश्वास से विहीन एक निरुत्साही व्यक्ति बना देती है। असल में यह चर्चा उसी जगह से प्रारंभ होती है जहां पर हम केमद्रुम योग के भंग होने की बात कर रहे थे। केमद्रुम योग के भंग होने की दशाओं में एक दशा यह थी कि यदि उसके साथ कोई ग्रह हो जाए, ऐसा चंद्र जिसके आगे या पीछे कोई ग्रह न हो, यदि उसके साथ कोई ग्रह हो जाए तो केमद्रुम योग भंग हो जाता है। लेकिन साथ होने वाले ग्रहों में राहु या केतु नहीं होने चाहिए। अब अगर राहु हुआ या केतु हुआ तो क्या होगा? राहु या केतु अगर चंद्रमा के साथ हो जाएं तो वही होगा जिसे आप खगोलीय घटनाओं में ग्रहण के नाम से जानते हैं। चंद्रमा पर ही आरोप है कि उन्होंने राहु और केतु के षड्यंत्र की पोल खोल दी। तो जो व्यक्ति पोल खोलेगा, जो विसिल ब्लोअर होगा, उससे क्रोध तो रहेगा ही। तो राहु और केतु की नैसर्गिक शत्रुता है चंद्रमा से और सूर्य से भी। तो जब भी राहु या केतु चंद्रमा या सूर्य के साथ युति बनाते हैं तो ग्रहण योग बन जाता है कुंडली में। तो इस प्रकार से 4 ग्रहण योग हुए, लेकिन चारों के प्रभाव अलग अलग होते हैं और हम चारों में से केवल चंद्रमा और राहु की युति से बनने वाले ग्रहण योग की बात कर रहे हैं। यहां पर आपकी कुंडली में यदि ग्रहण योग बना है तो यह मान के चलिए कि इसका प्रभाव सीधा और बहुत गहरा आपके मन पर पड़ेगा। राहु तो छाया ग्रह है। राहु के लिए हम कोई ऐसा सुनिश्चित स्थान या ऐसी कोई सुनिश्चित राशि नहीं रखते कुंडली में कि इस राशि के स्वामी हैं। कुछ मतों के अनुसार मिथुन राशि और कन्या राशि को माना जाता है कि राहु की राशियां हैं, लेकिन राहु विशेष रूप से ऐसा कोई स्वामित्व प्रदर्शित नहीं करते, न तो ऐसा कोई गुण प्रदर्शित करते हैं कि वो इस भाव के भावपति हो। वो जिस भाव में होते हैं उस भाव के भावपति के समान व्यवहार करने लगते हैं, या जिस ग्रह के प्रभाव में होते हैं, जिस ग्रह के साथ होते हैं उसके समान व्यवहार करने लगते हैं। कुछ सूत्र हैं, जैसे कि राहु के लिए कहा जाता है कि राहु व्यवहार में शनि के समान व्यवहार करते हैं, लेकिन पूर्णतः नहीं। शनि न्याय संगत परिणाम देते हैं, लेकिन राहु के लिए हम ऐसा नहीं कह सकते। केतु के लिए कहा जाता है कुजवत केतु, मतलब यह व्यवहार में मंगल के समान है, लेकिन यही यूनिवर्सल ट्रूथ हो ऐसा नहीं है। कुछ बातों में समानता मिलती है और इस हिसाब से हम कहते हैं। तो उस हिसाब से राहु का कोई स्वामित्व तो हुआ नहीं। अब आया चंद्रमा। चंद्रमा स्वामी होता है मन का। चंद्रमा पे पड़ने वाले प्रभाव पड़ते हैं मन पे। चंद्रमा की दुर्बलता मन को दुर्बल करती है, चंद्रमा की सबलता मन को सबल करती है, और चंद्रमा की क्षणता मन को चपल करती है, इतना चपल करती है कि आप जीवन में कोई निर्णय ही न ले सके। तो ऐसे ही दुष्प्रभावों में से एक प्रभाव है ग्रहण का योग। अगर किसी की कुंडली में चंद्र ग्रहण योग बने चंद्रमा और राहु की युति से, तो यह मान के चलिए कि यह कुंडली एक ऐसे व्यक्ति की है कि या तो वह अवसाद, निराशा से उत्प्रोत रहेगा या षड्यंत्र और अपराध की तरफ झुका हुआ रहेगा। अब 2 चीजें बिल्कुल अलग अलग प्रकार की। एक व्यक्ति जिसमें अवसाद है, कोई उत्साह ही नहीं है, किस प्रकार से वह अपराध कर सकता है? एक ऐसा व्यक्ति जिसका मन बहुत चपल है, जो कोई बात सोच ही नहीं पा रहा, निर्णय नहीं ले पा रहा, वह कैसे कोई
योजना बना सकता है, कैसे कोई षड्यंत्र कर सकता है, कर सकता है और करता है। क्यों? क्योंकि राहु के प्रभाव से मन इस प्रकार से ही सोचना शुरू करता है, इस प्रकार से ही सदैव उन्मुख रहता है कि वो ऐसी दशाओं की तरफ ले जाता है व्यक्ति को। निर्भर करता है कि चंद्रमा की गति क्या है आपकी कुंडली में और राहु की गति क्या है आपकी कुंडली में, अर्थात वो अंश बल से बली है कि नहीं, स्थान बल से बली है कि नहीं, मित्र या शत्रु के क्षेत्र में है क्या, उच्च या नीच के हैं क्या, और किस लग्न के जातक की कुंडली है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जब भी हम कोई कुंडली का विश्लेषण कर रहे होते हैं तो ज्योतिष शास्त्र के सूत्र तो चलते ही हैं, लेकिन जब भी किसी व्यक्ति विशेष की बात करेंगे हम तो केवल सूत्र के अनुसार कहे जाने वाले फल नहीं कहे जा सकते। हमें देखना होगा कि वो व्यक्ति किस लग्न किस राशि का है, उसमें ग्रहों के बलाबल क्या है, उनके नियत स्थान परिवर्तन इत्यादि के क्या योग हैं, और जिन ग्रहों की हम बात कर रहे हैं, जिन ग्रहों से ये ग्रहण योग बन रहा है, उन ग्रहों पर क्या प्रभाव पड़ रहे हैं दूसरे ग्रहों के। और इस प्रकार से ग्रहण योग का पूरा विवरण क्रमिक रूप से मैं आपको दूंगा कि जब यह लग्न में बनेगा तब यह किस प्रकार से प्रभावी होगा, जब यह सप्तम भाव में बनेगा तब किस प्रकार से प्रभावी होगा, अगर पंचम में बन गया तब इसके क्या परिणाम होंगे। और इन सब बातों का विश्लेषण एक इसी चर्चा में नहीं कर सकते, लेकिन ग्रहण योग का जो प्रभाव है, जो मन पे प्रभाव है, वो मैंने आपको बताया। यह व्यक्ति को या तो अवसाद की तरफ ले जाएगा या उन्माद की तरफ ले जाएगा। एक आपको जातक की कुंडली बताता हूं जिसमें ग्रहण योग मैंने देखा था, और उस जातक की कुंडली मेरे पास तब आई थी जब वह जमानत पे बाहर था, मतलब उसे कोई सजा हुई थी और वो जमानत पे बाहर था। तो सजा क्या हुई थी? सजा उसे हुई थी उम्र कैद की, मतलब मुकदमा चल रहा था, और ये मुकदमा इसलिए चल रहा था क्योंकि उसने अपनी माता की हत्या कर दी थी। जब कुंडली का विश्लेषण किया तो मैंने देखा कि अन्य बहुत सारे दुष्प्रभाव हैं, लेकिन जो माता की हत्या के पीछे प्रमुख कारण मुझे लग रहा था वो ग्रहण योग था, जिसमें चंद्रमा और राहु का प्रमुख योगदान था। तो ऐसी चीजों के लिए मुझे लगता है कि जब भी आप अपने जीवन में घटित होती देख रहे हो, आपको लगता है कि आपके जीवन में अवसाद है या आपराधिक विचार आते रहते हैं, आपराधिक विचार आते हैं तो आप बहुत मुश्किल है कि आप अपने बारे में थोड़ा ज़्यादा सोचेंगे। आप अपराध के परिणाम और हमेशा उसके अच्छे परिणाम की तरफ सोचने लगते हैं, जो कि गलत रहता है, और होता ऐसा इसीलिए है क्योंकि आपके ग्रह इस प्रकार से अवस्थित है। मजबूरी में बने हुए अपराधी कम होते हैं मेरी समझ से, और जो इस प्रकार के अपराधी होते हैं वो इन बातों पे ध्यान नहीं देते। अब रह गया अवसाद। यदि आप अवसाद से ग्रस्त हैं, यदि आपको लगता है कि आप में उत्साह नहीं है, तो आपको जरूर ये विश्लेषण करना चाहिए अपनी कुंडली को हाथ में लेकर कि कहीं इसमें ग्रहण योग तो नहीं बना हुआ है। अगर ग्रहण योग बना हुआ है तो जैसा मैंने कहा कि लगभग 50% समस्याएं ऐसे लोगों की जो कि कुंडली पर विश्वास करते हैं चंद्रमा के किसी दुष्प्रभाव की वजह से होती है। क्यों? चंद्रमा इतना तीव्र गति से चलता है कि आप देखिए सिर्फ 27 दिन में यह पूरे 12 राशियों का एक चक्कर लगाता है। बाकी ग्रह तो नहीं चल रहे हैं, तो अवश्य ऐसा होगा कि यह चलते चलते बाकी ग्रहों से आगे निकल जाएगा और केंद्रुम योग के कुचक्र में फंस जाएगा, या चलते चलते ये किसी ऐसे ग्रह के पास पहुंच जाएगा जहां इसका या तो ग्रहण योग बन जाए या विष योग बन जाए, या किसी ऐसी जगह पहुंच जाएगा जहां यह क्षीण हो। तो हर 27 दिन में लगभग आधे 12 से 14 दिन ऐसे होते हैं जब चंद्रमा या तो निर्बल होता है या क्षीण होता है या ग्रहण योग से ग्रसित होता है या अमावस के प्रभाव में होता है या विष योग बना रहा होता है या केंद्रुम योग बना रहा होता है। तो अगर ग्रहण योग आपकी कुंडली में बना जो कि चंद्रमा का ही एक दुष्प्रभाव है, चंद्रमा की अवस्था का ही एक दुष्प्रभाव है, तो इसका आपको उपाय करना चाहिए। अब जैसा कि मैं कहता हूं, उपाय का अर्थ यह नहीं कि आप किसी बहुत बड़े उसमें पड़ जाएं कि बड़ा खर्च करने लगे, बड़ा कोई जो है दौड़ मचाने लगे, बड़ी किसी जो है तीर्थ यात्रा की तरफ चल पड़े, कहीं कोई अनुष्ठान करा दें। नहीं, ऐसा नहीं है। छोटे मोटे उपाय भी होते हैं।
और चंद्रमा से होने वाले उपाय यदि आपको कोई बताने वाला न मिले, कोई यह बताने वाला न मिले कि बहुत छोटा सा उपाय यह कर लो, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप श्री काशी विश्वनाथ बाबा के स्वरूप में विराजमान किसी भी शिव मंदिर को जाइए और महेश से अपनी दुविधा बताइए और कहिए कि जिसे आपने अपने सर पे धारण कर रखा है उसने मुझे परेशान कर रखा है। चंद्रमा से होने वाले दुष्प्रभावों में आप कमी जरूर देखेंगे। ज्योतिष सिर्फ आपको आपकी समस्याएं बताने का शास्त्र नहीं, यह आपकी समस्याओं को कुछ हद तक सुलझाने का शास्त्र है। आपके जीवन में आने वाली किसी ऐसी समस्या के प्रति आपको आगाह और सचेत करने का शास्त्र है, जिससे कि आप किसी बड़ी अनहोनी में न फंस जाएं। उसी प्रकार से ग्रहण योग, अब ग्रहण योग जिसकी मैं बात कर रहा हूं, यदि आपके जन्मांग चक्र में, मतलब आपके जन्मकालिक ग्रहों की अवस्था की वजह से बना हुआ है, तो जीवन में ही आपको कुछ ना कुछ प्रभाव ऐसा देता रहेगा। हाँ, उपाय करके आप इसके प्रभाव से कुछ ना कुछ हद तक बच जाएंगे। और अगर कहीं करेला दूजे नीम चढ़ा हुआ कि आपके जीवन में राहु और चंद्र की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा इत्यादि भी घटित हुई, तो उस समय पर ऐसे बने हुए योग अपने रौद्र रूप को दिखाते हैं, अपने विकराल रूप को दिखाते हैं। तब तो अवश्य आपको इसका कुछ उपाय करना चाहिए। शेष अन्य प्रकार के ग्रहण योगों की चर्चा के लिए मैं किसी अन्य सत्र में पुनः उपस्थित होऊंगा। आज ग्रहण योग की इस छोटी सी परिचर्चा के साथ मैं इस सत्र को यहीं समाप्त करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि यदि आपको कुछ भी उपयोगी मेरे इन सत्रों से मिले तो अवश्य इसे अपने बंधु बांधवों, मित्रों तक पहुंचाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि पसंद आए तो लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।